बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज आपका एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का 10th लेक्चर है, जिसमें कि हम ये जो हमने चैप्टर अभी कंप्लीट किया है दैट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आ चुके हैं और उन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है टॉपिक वाइज जो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये आप देखें और इन्हें अच्छी तरह से याद करें। इनका फिर आगे मैं आपका टेस्ट लूँगी। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज़ इलस्ट्रेट टू प्रिंसिपल फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट, रेंज, कंपोजिशन एंड यूजेस। इसमें आपने जब हम पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कोई से भी दो फ्रैक्शन इसमें आपने दे देने हैं कि वो कौन से दो फ्रैक्शंस हैं जो ऑब्टेन होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ रहा है पेट्रोलियम ईथर का और एक फ्रैक्शन आ रहा है लिग्नोरिन का, ठीक है। तो ये दो फ्रैक्शन हैं जो ऑब्टेन हुए हैं, ये आप देख लें। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या है? पेट्रोलियम ईथर की बॉइलिंग पॉइंट रेंज है 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो नेफ्था या लिग्रोइन है इसकी है 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोलियम ईथर में हमारे पास कार्बन 5 और कार्बन 6 आते हैं विच इज़ यूज एज सॉल्वेंट, और नेफ्था में कार्बन 6 और 7 आते हैं विच आर यूज एज सॉल्वेंट और एज वेल एज रॉ मटीरियल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, हाउ कोल वॉज फॉर्म ड्यूरिंग हाउ कोल वॉज फॉर्म, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। अब कोल बनता किस तरह से है? कोल प्रोड्यूस्ड होता है, मैंने आपको लेक्चर में जैसे बताया था कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं जब ट्रीज़ बरीड हो जाते हैं इन सॉइल, और फिर डिफरेंट केमिकल एंड बैक्टीरियल एक्शन के ज़रिए ये पीट में कन्वर्ट होते हैं। और ये आपके पास प्रोसेस है पीट, इट इज़ कन्वर्टेड wood, dead plant they are converted into peat, then peat converted into lignite under pressure converted into bituminous coal, और bituminous coal जो है वो एंथ्रासाइड जो कि प्योर फॉर्म है कोल की। तो ये आपके पास होगी फॉर्मेशन। अब इसके आगे यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस अगर हम इसके देखते हैं तो हमारे पास यूजेस में आ जाते हैं, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल, इट्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन गिव मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपके पास जब इसकी कार्बोनाइजेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर 5 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कोल गैस, कोल तार और कोक प्रोड्यूस्ड होता है। इसके अलावा कोल तार में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट किया जा सकता है, और डिफरेंट पावर जनरेशन स्टेशन में कोल को एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी देख सकते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वोलर वर्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वोलर का क्या काम था, या ये किस तरह से इस वोलर के वर्क ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, दिस इज़ ऑल अबाउट द वोलर वर्क्स, जिसमें कहा जाता था कि पहले कोई भी लिविंग मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है एंड इट कैन नॉट बी prepared in lab. So it was believed that vital force present in living organism is involved in the preparation of organic compound. This theory was called vital force theory. इस theory को रिजेक्ट किया जर्मन साइंटिस्ट था फ्राइड्रिक वोहलर, जिसने सबसे पहले यूरिया प्रिपेयर किया था। ये आपके पास क्या है? यूरिया मॉलिक्यूल। ही प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने ये प्रिपेयर किया था। और उसके बाद जो है वो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते रहे हैं लैब में, जिसके थ्रू आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर इन द लैब एंड हाउ, ये अभी यही चीज़ है जो अभी हमने देखी थी, दैट इज़ द यूरिया, ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपके पास जो है वो यूरिया है जो कि अमोनियम साइनेट से प्रिपेयर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। ये आपके पास कुछ यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लाइक ऑलमोस्ट all the chemical reaction taking place in living organism are organic in nature. They involve organic molecule like enzyme, carbohydrates, protein, lipids, vitamin and nucleic acid. All of these compounds are organic in nature और इनकी जो chemistry है biochemistry, they all are organic in nature. इसके अलावा जो फूड हम खाते हैं इट इज़ मेनली composed of organic compound जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह। फिर जितनी मेडिसिन और क्लॉथिंग है दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर हुई हैं, जैसे आपके पास आ जाते हैं प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर है, मेडिसिन है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक, डाइज, these all are synthetic compounds and they all are prepared through organic compounds। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लास्ट वन है व्हाट इज़ मेंट बाय कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जस्टिफाई द कोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है या कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम करते हैं तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आते हैं। इसमें एक आपके पास है कोल गैस, एक है कोल तार और एक है कोक। कोल गैस गैशियस फ्रैक्शन है, कोल तार लिक्विड फ्रैक्शन है, कोक जो है वो सॉलिड है। सो कोल तार में डिफरेंट आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। इसमें हमारे पास रहती हैं बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वगैरह। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन दैट इज़ डिफाइन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, गिव वन एग्जांपल। अब रिफॉर्मिंग का प्रोसेस क्या है? रिफॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स विद हाई ऑक्टेन नंबर। ये प्रोसेस कहलाता है रिफॉर्मिंग, जिससे कि गुड क्वालिटी पेट्रोल प्रोड्यूस्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड अ कैटलिस्ट। तो ये आपके पास रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है और इसके नतीजे में आइसोक्टेन प्रोड्यूस्ड हो रही है, दैट इज़ 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय नॉकिंग ऑफ पेट्रोलियम और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आर बेटर एज फ्यूल एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन, एक्सप्लेन। अब नॉकिंग क्या है कि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो स्पार्क प्लग से पहले इग्नाइट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड होती है एंड दिस साउंड इज़ कॉल्ड अ नॉकिंग। अब नॉकिंग क्या करता है? इट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम इंजन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अ ब्रांच चेन। ये आपके पास जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड हुआ था इट इज़ एक्चुअली एंटी नॉकिंग एजेंट, जिसकी के ऑक्टेन नंबर है 100। सो आइसो ऑक्टेन ऑब्टेन होगा विद 100 ऑक्टेन नंबर और एन हेप्टेन प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉकिंग, सो इट्स ऑक्टेन नंबर इज़ 0। तो इस तरह से जो है वो हम गुड क्वालिटी फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं और नॉकिंग को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, राइट 2 नेम्स ऑफ एंड फार्मूलाज एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज इन गैसोलीन। ये भी मैंने आपको बताया था। एक तो आपके पास है टेल या TML, मतलब कि ट्राईथाइलेट या ट्राईमिथाइलेट, वो एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे होता है। इसके अलावा जो है वो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हाउ डू यू डिफाइन ऑक्टेन नंबर एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऑक्टेन नंबर जैसे बताया मैंने कि
लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, तो इसे गुड क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसे रिफॉर्म किया जाता है। अब उस रिफॉर्मिंग में क्या है कि आपके पास स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच चेन, और जिसकी वजह से ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। और ऑक्टेन नंबर क्या है, ये परसेंटेज है ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन की इन अ मिक्सचर। इसके लिए हम रिफॉर्मिंग भी कर सकते हैं या हम ट्राई मिथाइल लेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डज़ क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें क्या फ़र्क है। अब देखिए, क्रैकिंग क्या है, ब्रेक डाउन है लार्जर हाइड्रोकार्बन का विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू स्मॉलर वन, मतलब ब्रेक करना है। रिफॉर्मिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सिंपल हमने क्या किया है कि उसे स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। एक में क्या हो रहा है, आपके पास लार्जर से ब्रेक कर रहे हैं और एक में सिंपल उसे रिफॉर्म कर रहे हैं। इस केस में क्या प्रोडक्ट के लेस नंबर होते हैं रिएक्टेंट से, इसमें सेम नंबर होते हैं रिफॉर्मिंग में। इस केस में साइड प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस्ड होती हैं, इस केस में साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होती। क्रैकिंग में कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, रिफॉर्मिंग में कैटलिस्ट चाहिए। क्रैकिंग की वजह से क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन इंक्रीज़ होती है, जबकि रिफॉर्मिंग से क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीज़ होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैटेगरी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उस कैटेगरी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो इसमें जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कोई एक हेट्रो एटम मौजूद है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है इसकी, पिरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरॉन है, थायोफीन है, जिसमें इंस्टेड ऑफ कार्बन कोई और हेट्रो एटम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिंग। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, what is meant by homocyclic compounds, give example। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें तमाम के तमाम कार्बन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसमें आपको फर्दर 2 कैटेगरीज मिलती है, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की और एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एलिसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन आ जाता है, जबकि हमारे पास एरोमेटिक में बेंजीन रिंग, इस तरह से बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, उसके डेरिवेटिव्स वो आ जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट द व्हाट आर एलिसाइक्लिक। अब जिस तरह अभी ऊपर मैंने बताया एलिसाइक्लिक क्या है, एलिसाइक्लिक वो हैं जिसमें ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम हो। जैसे ये आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है और साइकिल है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है साइकिल है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन, एक डबल बॉन्ड आ गया तो उस केस में साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से अगर हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिस तरह मैंने अभी बताया था जिसमें के कार्बन रिंग्स हैं विद ओनली कार्बन, जबकि एरोमेटिक वो कंपाउंड्स आ जाते हैं जिस केस में आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद होती है या उसके डेरिवेटिव्स मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो नेफ्थलीन का फॉर्मूला है। 2 बेंजीन रिंग अगर एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइन हो तो ये नेफ्थलीन है, और एंथ्रासीन के केस में 3 बेंजीन रिंग्स इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई होती हैं, तो ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पायरोल एंड एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का तो यही है, पायरोल का आपके पास आ जाता है ये आपके पास पायरोल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ क्लासीफाई ओपन चेन कंपाउंड्स विद एग्जांपल। तो इस केस में हमारे पास ओपन चेन में स्ट्रेट चेन आ जाते हैं और ब्रांच चेन आ जाते हैं। स्ट्रेट चेन में वो आ जाते हैं जिसमें कि इस तरह से एक चेन में तमाम कार्बन्स मौजूद हैं, जबकि ब्रांच चेन में वो आते हैं जिसमें ब्रांचिंग होती है।
ठीक है, जैसे आपके पास ये है जिसमें कि एक कार्बन के साथ साइड ग्रुप्स में भी कार्बन्स ही अटैच्ड होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का डिफरेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूला ऑफ, गिव द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड टॉलीन। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH2 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 और टॉलीन का होता है आपके पास बेंजीन रिंग अलॉन्ग विथ CH3 ग्रुप। तो ये आपके पास टॉलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपके पास थे तमाम के तमाम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में से फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ऑल्सो नेम एनी टू ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप ऐसे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी भी ख़ास किस्म के कंपाउंड्स में एक प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपके पास जो है वो एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, एक है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक आपके पास है ईथर लिंकेज। इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन होता है, इसके अलावा ईथर लिंकेज एस्टर लिंकेज में होता है और सारे कार्बोनिल कंपाउंड। तो दीज ऑल आर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर अमीन्स एंड अमाइंस। अमीन और अमाइन का फ़र्क क्या होता है। अमीन होता है फंक्शनल ग्रुप NH2 के साथ और इमाइन होता है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड NH के साथ। तो ये इन दोनों का फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड गिव एग्जांपल। तो एल्डिहाइड के केस में आपका फॉर्मल ग्रुप होता है, दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, जबकि कीटोन के ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड R। तो ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड्स का है, ये आपके पास क्या है, कीटोन्स का है। तो ये आपके पास थे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाएं हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, नेम एनी टू टाइप। तो एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, different shape and energy intermix to produce set of hybrid orbital with same shape and same energy। एग्जांपल्स इसमें आपके पास आ जाती हैं sp sp2 sp3 dsp2 dsp3 d2sp3। these all are the examples of hybridization। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज sp हाइब्रिडाइजेशन अगर। तो sp कैसे होती है, ये देखिए आपके पास ये एक s ऑर्बिटल है, एक p है। तो एक s और एक p दे विल इंटरमिक्स टू प्रोड्यूस टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद 50-50 s and p करेक्टर विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है समराइज sp2 hybridization with reference to sp3 hybridization with reference to मीथेन। sp3 hybridization में क्या होता है कि एक s और 3 p, अभी देखिए यहाँ पे ये एक s है और उसके साथ ये 3 p हैं, they will intermix to produce an octahedral geometry। अब इसमें अब हम मीथेन का देखें तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, s से एक इलेक्ट्रॉन p में प्रमोट हो जाता है and then these s and 3p will intermix to produce these 4 sp3 hybridized orbitals which are of octahedral geometry। ठीक है, तो यह आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म का अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन आइसोमेरिज्म गिविंग वन एग्जांपल। तो अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है, आइसोमेरिज्म इज़ द प्रोसेस इन विच
टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये आइसोमर्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास एक है एन-ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट है व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, गिव नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगेन आइसोमेरिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्या नाम है, ये चेन आइसोमेरिज्म भी है, पोजिशनल आइसोमर्स भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, मेटामर्स भी है, इसके अलावा फिफ्थ वन इज़ टॉटोमर्स। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, गिव वन एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें कि सेम मोलेकुलर फार्मूला के साथ फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल का डिफ़र करता है। जैसे ये देखिए, ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं विद अ मोलेकुलर फार्मूला ऑफ C2H6O। अब इस केस में जब ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो एक बनेगा डाई इथाइल ईथर का और एक बनेगा अल्कोहल का। तो एक आपके पास ईथर्स बने और एक अल्कोहल बने, चूँकि इनके फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हैं तो ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट है डिफाइन मेटामर्स एंड गिव एग्जांपल। मेटामर्स क्या होते हैं, मेटामर्स वो होते हैं जिसमें के फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम डिफ़र करती है। जैसे एक केस में आपके पास 2 कार्बन्स हैं ऑन द साइड्स ऑफ ऑक्सीजन ईथर लिंकेज में, और एक केस में आपके पास एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 1 है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सो दिस वन इज़ कॉल्ड एज मेटामर। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन टॉटोमेरिज्म विद एग्जांपल। टॉटोमर्स क्या होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ आइसोमर विच अराइज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन शिफ्ट आती है यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप से। इन केस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटॉन शिफ्ट होता है अमाइनो ग्रुप के ऊपर एंड इट प्रोड्यूस्ड अ ज़्विटर आयन। तो ये ज़्विटर आयन जो है ये अमाइनो एसिड की पहचान है और अमाइनो एसिड ये प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, गिव एग्जांपल्स ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अल्कीन और अल्काइन में अगर हम बात करें तो इसमें पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है 1 ब्यूटीन में क्या है, द कार्बन इट इज़ प्रेजेंट ऑन 1 पोजीशन, और दूसरा है 2 ब्यूटीन जिसमें कार्बन प्रेजेंट है ऑन 2nd पोजीशन। ठीक है, उसके बाद है राइट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। तो ये आपके पास N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। इसी तरह से पेंटेन के लिए N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ईथर्स। तो ईथर में कौन से होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं मेटामर्स, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाई इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नेसेसरी टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बहुत दफ़ा पेपर्स में आया हुआ भी है। सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो टाइप के आइसोमर्स होते हैं जो अराइज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 डबल बॉन्ड और नंबर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन। अगर ये 2 कंडीशन होगी तो स्पेस में जो इन ग्रुप्स की पोजीशन है विद रिलेटिव टू डबल बॉन्ड वो डिफ़र कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पास ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2 ब्यूटीन की, तो अगर ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड देन इट इज़ सिस आइसोमर, एंड इफ़ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड देन इट इज़ ट्रांस आइसोमर। तो ये आपके पास सिस ट्रांस आइसोमर है। और इसमें क्यों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, क्योंकि इस केस में पाई बॉन्ड आ जाता है और पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रोटेट द मॉलिक्यूल। इस वजह से ये आपके पास फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाई कंपाउंड्स containing carbon double bond show geometrical isomerism, 1 butene doesn't show geometrical isomer। तो इसके लिए अगेन वही बात कि अगर ऑपोजिट ग्रुप्स, अब जैसा ये डबली बॉन्डेड कार्बन था, इस पे एक हाइड्रोजन था और एक मिथाइल था, अगर 1 ब्यूटीन का देखें हम तो 1 ब्यूटीन के केस में इस कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन आ जाते हैं सेम ग्रुप।
तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं करता। तो इसके लिए दोनों ग्रुप्स का डिफरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम के तमाम थे क्वेश्चंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। ये मज़ीद आपके पास बुक भी है, उसमें भी अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे एक दफ़ा आपको रिवाइज़ भी करवा दिए हैं। आप अपनी बुक से ये तमाम क्वेश्चंस याद करें। ये कॉलेज सीरीज़ की बुक है जिसमें ये क्वेश्चंस हैं। आप और कोई सी भी बुक देख के शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर सकते हैं, या आप ये क्वेश्चंस लिख लें, आंसर बुक से देख लें। ठीक है, जो भी है, लेकिन आपने ये क्वेश्चंस याद करने हैं। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। इसका मैं आपको टेस्ट लूँगी 1-2 दिन के अंदर ऑनलाइन। ठीक है, जो बात नहीं क्लियर वो आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछ लें और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ये फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर विच इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।